A very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से फिर से मैं लेके आया हूं मंथ ऑफ अप्रैल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च या तो लास्ट 2017 की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपलोड किए। लाखों दोस्तों ने देखा, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप भी क्यों नहीं फ़ायदा लेते हैं, जरूर फ़ायदा लीजिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो चल रहा है राष्ट्रमंडल खेल। जो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, आपको बताना है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट 2018 के नाम से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ये इवेंट चल रहा है, और ये इस मंथ का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। इससे आप लोग मान लीजिए कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इसलिए मैं हम लोग इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे ताकि कोई प्रश्न हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो इस टूर्नामेंट में लगभग 71 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 4230 खिलाड़ी जो है इसमें प्रतिभागिता करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर ले दोस्तों। ये जो राष्ट्रमंडल खेल है वो इसका 21वां संस्करण है। आप लोग याद रखिए, ये कहाँ हो रहा है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में क्वींसलैंड में ये प्रतियोगिता चल रही है अभी। और पहली बार इसमें एक इंपॉर्टेंट फेरबदल किया गया, ये जरूर नोट कर ले कि पहली बार इस इवेंट में पुरुष और महिलाओं की पदक स्पर्धाओं की संख्या जो है वो समान रखी गई है। भारत की बात करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि भारतीय दल से लगभग 200 एथलीट्स जो है इसे प्रतिभागिता कर रही हैं, और इसकी नेतृत्व जो कर रही हैं वो है पीवी सिंधु, जो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जिन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए कि ये जो चल रहा है इवेंट, इसका मोटो क्या है, मतलब हर इवेंट का एक मोटो होता है या लाइन होता है। तो इसका मोटो है साझा करे ड्रीम, ठीक है, शेयर योर ड्रीम्स, शेयर द ड्रीम्स इसकी मोटो है। और ये जो है इस पर शुभांकर की बात की जाए, इसके यानी जिसे इंग्लिश में मॉस्कट कहा जाता है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 हुआ, इसके मॉस्कट कौन थे, तो इसके मॉस्कट है बारबोई। याद रखिए बारबोई, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं गोल्ड कोस्ट में 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है उसके मॉस्कट है बारबोई। आज तक के इवेंट के रिजल्ट के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, भारत ने अभी तक 3 गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता है। दूसरी गोल्ड मेडल जीतने वाली है संजीता चानू, जो 192 किलोग्राम उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और एक सिल्वर मेडल जीता है गुरु राजा ने, जिन्होंने 56 किलोग्राम कैटेगरी में ये स्वर्ण पदक, ये जो है ये सिल्वर मेडल जीता है। एक और गोल्ड मेडल जीते हैं वो सतीश कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल आज ही, वो 77 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने जीता है। तो पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है वो आपको बता दिया मैंने, वो है दोस्तों मीराबाई चानू, ठीक है। अभी तक 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल, और भारत इसके साथ तीसरे पोजीशन पे है। ये आज तक का रिजल्ट है दोस्तों। आगे हम लोग कामना करेंगे कि भारत टॉप पोजीशन पे रहे। और अगर पूछा जाए कि 2018 में तो गोल्ड कोस्ट में हो रहा है, 2014 में हर 4 साल में ये इवेंट होता है, 2014 में कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो होगा 2022 में होगा, कहाँ होगा, बर्मिंघम जो इंग्लैंड में होने वाला है 2022 में, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2018 में तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और 2014 में जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है कि सर रेलवे के लिए और एसएससी के लिए अलग से पूरे साल भर का एक करंट अफेयर्स का कॉम्पैक्ट आप प्रोवाइड कीजिए। तो मैं बहुत जल्दी ही उसका एक सीरीज में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली वैज्ञानिकों ने एक तारे की खोज की है जिसका नाम है इकारस। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इकारस तारे की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने कौन से टेलीस्कोप का प्रयोग किया। तो ये जो टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है वो हबल टेलीस्कोप से इकारस तारे की खोज की गई है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्या ऐसी खास चीज़ है इस तारे की जिसके कारण से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ये तारा जो है सबसे सुदूर तारा में से है, सबसे दूर का तारा जो अभी तक खोज किया गया है उसमें से ये तारा पहला है, उसका नाम है इकारस, जो कि लगभग आधे ब्रह्मांड के पार स्थित है इसका। और नासा ने जो है अपने हबल टेलीस्कोप से इसकी खोज की है। और अगर इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो हमारे सूर्य की तुलना में इसका टेम्परेचर दुगना है।
अगला प्रश्न है कि कौन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। किसी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आपको बताना है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो होंगे वो है हेमंत बिश्व शर्मा। आप लोग देख पा रहे हैं वो 4 साल के लिए BIA यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होंगे। इसके पूर्व कौन थे अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष थे अखिलेश दास गुप्ता, जिनका कि निधन हो गया था। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा जो है नए अध्यक्ष होंगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अगला प्रश्न फिर अध्यक्ष के बारे में है कि रिसेंटली NASSCOM के अगले अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। दोस्तों NASSCOM यानी जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज जो एक कंपनी है जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और जो व्यापार प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग उद्योग का एक व्यापार संघ है जो रेगुलेट करती है जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं सारी चीज़ों को। उनके जो नए अध्यक्ष होंगे वो होंगे देवयानी घोष। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं देवयानी घोष, ये इसके पहले इंटेल की दक्षिण एशिया की पूर्व प्रबंध निर्देशक थी। और इसके पहले अगर पूछा जाए कि NASSCOM के अध्यक्ष कौन थे तो R चंद्रशेखर की जगह लेंगी देवयानी घोष। तो जब NASSCOM की बात आई है, अगर पूछ ली जाए कि NASSCOM के चेयरपर्सन कौन है तो रमन रॉय जो है NASSCOM के चेयरपर्सन है, यानी NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली किस हवाई अड्डे को देश में सबसे साफ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों मैंगलोर हवाई अड्डा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रिसेंटली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सबसे साफ जो है हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया। ये टोटल 53 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एयरपोर्ट्स के चाहे टर्मिनल हो, पार्किंग क्षेत्र हो, शौचालय हो, या तो वाणिज्यिक स्टॉल हो, या तो लॉन्च जहां बैठते हैं लोग, इन सारी चीजों का निरीक्षण किया गया। उसके बाद मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे साफ हवाई अड्डे का ये जो अवार्ड दिया गया। रिसेंटली 6 से 7 अप्रैल को जो है अभी आज के ही दिन एशिया के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन की मेजबानी चल रही है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन चल रहा है। आपको बताना है कि ये स्टार्टअप जो सम्मेलन चल रहा है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो एशिया के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जो चल रहा है 6 से 7 अप्रैल को, ये इसकी मेजबानी करने वाला जो राज्य है वो भारत का केरल है। ये जो स्टार्टअप है इसका नाम रखा गया है हडल केरला के नाम से रखा गया है। ये केरल के कोवलम में इसका जो है चल रहा है यह स्टार्टअप सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो विश्व के उभरते हुए नए नए टेक्नोलॉजीज है, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे जो क्रिप्टो करेंसी हो, तथा अन्य नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसको ध्यान देना और उनको बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली भारत में एक बैंक ने पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो वॉइस बोट का निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने केया रखा है। आपको बताना है कि कौन से बैंक ने केया नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोट का निर्माण किया है। तो वो जो बैंक है वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युक्त केया नाम का एक बोट जो है वो निर्माण किया है। ये मुख्यतः भाषा मान्यता, प्राकृतिक भाषा समझ और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग करेगी। और अगर पूछा जाए कि कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फाउंडर की बात की जाए तो उदय कोटक उनके फाउंडर हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नवीनतम अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये देख पा रहे हैं सरमत, रिसेंटली इसका परीक्षण किया गया। आपको बताना है किस देश ने इसका परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण करने वाला जो देश है वो है रसिया। तो ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर मानी जा रही है और इसे R28 के नाम से भी जाना जाता है। सरमत जो है दक्षिणी ध्रुव के साथ साथ उत्तरी ध्रुव को भी पार कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं कितने इफिशिएंट है और ये दुनिया में कहीं भी अपने लक्ष्य को भेज सकता है। ये सबसे लॉन्ग रेंज का मिसाइल है, इसका नाम है सरमत, जिसका परीक्षण किया है किसने, रशिया ने। अगला प्रश्न है कि मियामी ओपन 2018 के विजेता कौन है। दोस्तों ये प्रश्न के उत्तर देने के पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि मियामी ओपन किस गेम के लिए होता है। तो ये होता है टेनिस के लिए मियामी ओपन। और मियामी ओपन 2018 के विजेता जो हैं वो है
अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस, ये एक अमेरिकी ओपन चैंपियंस है। इन्होंने अभी तक टोटल 6 WTA खिताब जीता है और ये इनका एक रिकॉर्ड है कि अभी तक ये जो सोलेना स्टीफेंस है कभी भी फाइनल में नहीं हारी है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएगा कि सर ये जो सोलेना स्टीफेंस है ये तो महिला कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता, तो पुरुष कैटेगरी में यानी मेन सिंगल टाइटल में किसने पदक जीता? तो जॉन इस्नर जो यूएसए के हैं उन्होंने ये पदक जीता है मेन सिंगल के लिए। और वुमेन्स सिंगल के लिए तो मैंने बताने या सोलेना स्टीफेंस, और मेंस डबल और वुमेन्स डबल का आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, साथ में रनर का भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मेंस डबल का माइक बेरवेन और वुमेन्स डबल का जो है वो कोको वेंडवेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2017 में भारत किस देश को पछाड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? अर्थात वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्माण करने वाली जो देश है वो भारत बन गई है। तो पहले नंबर पे कौन है? सबसे ज़्यादा किस देश को उन्होंने पछाड़ा है? वो है वियतनाम। वियतनाम को पछाड़ के भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्माता जो है बनाने वाली जो देश है वो है चाइना। भारत लगभग 11 मिलियन यूनिट जो है प्रोड्यूस करता है मोबाइल, और ये जो जानकारी देने वाली कंपनी है वो है भारतीय सेलुलर एसोसिएशन ने ये जानकारी दी है कि भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने में, और इसने किसको पछाड़ा है? वियतनाम को। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। तो आपके मन में ये आ सकता है कि भारत की कौन सी कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है? तो कार्बन है, इंटेक्स है, जोलो है, लावा है, ये सारी कंपनियां, लगभग और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि भारत में मोबाइल फ़ोन बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि BS4 ग्रेड ईंधन को BS6 में बदलने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो रिसेंटली जो दिल्ली शहर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से ग्रसित है, और दिल्ली क्यों, पूरा भारत ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से ग्रसित है। इसके लिए ये ऑर्डर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि भारत के 13 महानगरों में ये BS6 की ईंधन अब चलेगी। BS6 में कार्बन की इमिशन बहुत कम होती है जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए BS4 ग्रेड को हटाकर अब जो है गाड़ियाँ BS6 ईंधन पे चलेगी। और सबसे पहले टेस्टिंग के लिए जो शहर चुना गया है वो है नई दिल्ली। इन दोनों जो BS6 और BS4 में जो हानिकारक तत्व हैं जो निकलते हैं इमिशन में, वो सल्फर, उसके अंतर है बहुत ज़्यादा। BS6 में सल्फर का कंटेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू BS4। तो BS6 आ जाने से पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने की संभावना है, और पहला टेस्टिंग किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर BS का अर्थ क्या है? तो भारत स्टेज नाम है BS का। भारत स्टेज 6 की ईंधन यूज़ होगी जो कि पहले होती थी भारत स्टेज 4 की इंजन जो ईंधन है यानी फ्यूल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 1372 रोबोट ने मिलकर सर्वाधिक रोबोट के साथ एक डांस करने का नया गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाया है तो बस नाम याद रखिए कौन से देश ने किया। लगभग 1372 रोबोट के साथ इटली ने ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एक बात यहाँ नोट कीजिए कि अगर पूछा जाए कि नवजोत कौर कौन से खेल से संबंधित है तो वो रेसलिंग से संबंधित है। रिसेंटली कौन सा पदक उन्होंने जीता है? तो एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप जीता है। और उसमें कौन सा पदक जीता है अगर पूछा जाए तो उसमें वो पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। तो एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में जो नवजोत कौर है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक 350 रुपये के सिक्के जारी करने की बात की है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस टकसाल में, यानी इसे मिंट कहा जाता है, से 350 रुपये का सिक्का जारी करने की बात की गई है। तो जिस टकसाल से यानी मिंट से 350 रुपये के सिक्के जारी होंगे वो है मुंबई। और ये डिसीजन लिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह के 350वें जो प्रकाश उत्सव है उसके उपलक्ष्य पे उसके स्मारक के रूप में 350 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे, और ये मॉडल हो सकता है उनका एक्सपेक्टेड। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई है? तो रिसेंटली नासा ने मंगल ग्रह के सतह के बारे में, यानी उसके टेम्परेचर हो, उसके सरफेस हो, उसके सारी चीज़ों का जो है अध्ययन करने के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है। उस मिशन का नाम रखा है इनसाइट मिशन। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? मंगल ग्रह के भीतरी सतह का अध्ययन करना होगा। उसके लिए जर्नी टू मार्स नाम से इनसाइट मिशन लॉन्च किया है। किसने? नासा ने।
जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये मिशन का जो है व्यू है और उसके लॉन्च करने की बात की गई है मई 2018 में लॉन्च की जाएगी और लैंडिंग होगी उसकी नवंबर 2018 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेले गए संतोष ट्रॉफी 2018 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने खिताब जीता। यानी अगर पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी 2018 के विजेता कौन है तो आपको बताना है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस गेम के लिए है, रिलेटेड है? तो संतोष ट्रॉफी खेला जाता है दोस्तों फुटबॉल के लिए। अब क्लियर हो गया। अब 2018 के विजेता कौन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 2018 के संतोष ट्रॉफी के विजेता है केरल। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर ये पदक पे कब्जा किया। तो विजेता है केरल। 4-2 से पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने हराया है और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप थी। उसके साथ केरल ने विजय हासिल की और उन्होंने किसको हराया? पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि रिसेंटली गूगल के डूडल में आप लोगों ने देखा होगा, गूगल सर्च आप लोग जहां करते हैं वहां पे ऐसा एक इमेज आपको दिखा होगा। गूगल ने 31 मार्च को आनंदी गोपाल जोशी जिनका नाम था कि 153वीं जयंती मनाई। आपको बताना है कि ये आखिर आनंदी गोपाल जोशी कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि गूगल ने इसको स्थान दिया है। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी और इनके नाम से शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर भी बनाया गया है। इसे इंडिया फर्स्ट लेडी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या है? आनंदी गोपाल जोशी। उनकी 153वीं जयंती के नाम से गूगल ने उन्हें गूगल डूडल का स्थान दिया। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी जिसे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है का पहला महानिर्देशक नियुक्त किया गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये पहले नहीं है। इनका जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हेड की बात की जाए कि कौन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड, तो योगेश चंद्र मोदी हैं, डायरेक्टर जनरल और चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये 1984 बैच के आसाम मेघालय कैडेट से हैं और ये रिसेंटली जो है इनको ज्वाइन किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ और जनरल के रूप में। दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कंफ्यूज मत होइएगा। रिसेंटली राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक और एजेंसी की गठन किया गया जिसमें महानिर्देशक की नियुक्ति की गई जिसे NTA का नाम दिया गया यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम दिया गया। ये जो है भारत में जो उच्च शिक्षा जितनी हायर एजुकेशन जितनी भी आयोजित होगी उनका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये एक स्वतंत्र संस्था की जिसकी घोषणा की गई और पहली बार इसके महानिर्देशक की नियुक्ति की गई। उसके महानिर्देशक कौन होंगे? विनीत जोशी। किसके? NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिनका काम होगा हायर एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूट है उनका एग्जाम कंडक्ट करवाना। ठीक है, और इसकी मंजूरी दी गई थी अक्टूबर 2017 में। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में कौन से नए अंग की पहचान की जो शरीर के भीतर कैंसर का प्रसार की समझ में मदद कर सकती है। तो बस आप लोग इस अंग का नाम याद रखिए दोस्तों, इसका नाम है इंटेस्टिज्म। इससे जो खोज की है वो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की है और उनका यह दावा है कि ये त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है और इनकी खोज से कैंसर की रोकथाम में बहुत मदद मिलेगी जिससे कि मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो इसका नाम है इंटेस्टिज्म। अगला प्रश्न है कि किस मशहूर फिल्म निर्देशक को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो रिसेंटली शेखर कपूर को जैसे आप लोग देख पा रहे हैं को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। इस समिति में शेखर कपूर के अलावा 10 और अन्य सदस्य भी होंगे और उनके प्रमुख कौन होंगे? शेखर कपूर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अब क्या लिखा जाने का फैसला लिया गया है। अभी बाबा भीमराव अंबेडकर जो है बहुत चर्चे में है रिसेंटली, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम क्या लिखने का फैसला लिया है। तो उनका नाम लिखने का फैसला लिया है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका नाम लिखने का फैसला लिया गया है। बस आप लोग नाम याद रख लीजिए कि क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो सही जवाब है जवाद रहीम। जवाद रहीम जो हैं वो न्यायमूर्ति रहीम 2006 से 2014 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और अब उन्हें जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई जो बेसलाइन रैंकिंग है उसमें किस जिले को सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है? तो नीति आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार से सबसे पिछड़ा जिला जो है वो हरियाणा का मेवात है। ये बेसलाइन हरियाणा जिले के लिए मतलब टोटल इंडिया में की गई है और इसमें हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सबसे पिछड़ा जिला तो हम लोगों ने देख लिया, तो डेफिनेटली है दोस्तों आपके मन में ये बात आएगा तो सर सबसे टॉप नंबर पे कौन है, मतलब सबसे अच्छा जिला कौन है? तो सबसे अच्छा जिला जो है वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम जो है वो सबसे बेटर जिला माना गया है और मेवात जो हरियाणा का है सबसे जो है वर्स्ट कंडीशन माना गया है। बाकी टॉप 5 और वर्स्ट 5 का लिस्ट है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार निर्वाचित किए गए? तो अब्देल फतह अल सीसी जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। इनका 2012 में पहली बार चुनाव जीता, फिर 2018 में दूसरी बार चुनाव जीता। अब्देल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली सेना की संचार व्यवस्था में सहायता के लिए कौन से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? तो रिसेंटली ये बहुत चर्चे में है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम GSAT-6A रखा, पर दुर्भाग्यवश इनका परीक्षण के बाद ये जो पहुंचे ये सेना के लिए संचार व्यवस्था हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, सारे कुछ को अच्छे से बनाए रखने के लिए ये लॉन्च किया गया था, पर ये असफल रहा। इसके बाद इसरो ने नया लॉन्चिंग करने की व्यवस्था की है, वो IRNS-11 जो अप्रैल 12 में लॉन्च होगी। अगर पूछा जाए इसरो के चेयरमैन के बारे में दोस्तों, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने व्हील चेयर के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की? दोस्तों ये बहुत मोटिवेशन की बात है कि लोग अच्छे से रह के भी एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते हैं, पर मन में अगर इच्छा हो तो क्या नहीं किया जा सकता है, ये सिद्ध किया है ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने। इनका नाम है स्कॉट डुलान। स्कॉट डुलान ने व्हील चेयर के सहारे एवरेस्ट का शिखर तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। ये 28 वर्ष के हैं। इनको यहाँ तक पहुंचने में लगभग 10 दिनों का समय लगा। अगला प्रश्न है कि किसे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO नियुक्त किया गया? आपको पता है कि रिसेंटली जो बजट में आयुष भारत के बारे में एक नई योजना के बारे में घोषणा की गई थी, जिसमें कि 5 लाख तक की पर फैमिली को 5 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की बात देने की बात की गई थी। इसमें लगभग 50 करोड़ भारतीयों को कवर करने की बात की गई थी और इसके लिए नए CEO की घोषणा कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए CEO इनके कौन होंगे? इंदु भूषण आयुष्मान भारत मिशन के नए CEO होंगे, यानी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के मुख्य कार्यकारी CEO इंदु भूषण। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। ये दुनिया की सबसे अच्छी ट्यूलिप उद्यान के रूप में घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। अगला प्रश्न जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM कार्ड धारकों को कार्ड ऑन ऑफ करने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि अब डेबिट कार्ड में भी वो अपने कार्ड को ऑन ऑफ कर पाएंगे। अगर पूछा जाए उनके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों, तो रजनीश कुमार उनके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर कहाँ है उनका? मुंबई में है। फाउंडेशन कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में फाउंडेशन की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो कृष्णा स्वामी विजय राघवन जो हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। वो 2013 से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके पहले अगर पूछा जाए कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे, तो विजय राघवन जो थे इनके पहले जो थे वैज्ञानिक सलाहकार थे। अब उनका प्लेस कौन रहेंगे? कृष्ण स्वामी विजय राघवन।
सॉरी दोस्तों, इससे पहले जो है राजगोपाल चिदम्बरम थे और राजगोपाल चिदम्बरम का स्थान लेंगे कृष्णस्वामी विजय राघवन। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग तक पहुंच पाए। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेशन देता है और नए नए वीडियो लाने के प्रोत्साहन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।